गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कृतिका भाग 2 से जॉर्ज पंचम की नाक पाठ पढ़ेंगे। यह एक व्यंग लेख है जिसमें सरकारी व्यवस्था यानी सरकारी कार्य प्रणाली और सत्ता से जुड़े हुए लोगों की गुलाम मानसिकता, औपनिवेशिक मानसिकता पर व्यंग किया गया है। औपनिवेशिक मानसिकता क्या है? गुलाम मानसिकता। आप जानते हैं कि भारत वर्षों तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहा, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। तो गुलाम मानसिकता ही औपनिवेशिक मानसिकता है। आप जानते हैं कि पाठ से विकल्प सहित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3-3 नंबर के दोनों प्रश्न होंगे, यानी कुल 6 अंक के प्रश्न होंगे। पाठ का सारांश हम आज देखेंगे। पाठ का सारांश यदि आपने ध्यान से सुन लिया, देख लिया, तो निश्चय ही उसमें सारे प्रश्नों के आंसर स्पष्ट हो जाएंगे। सब कुछ आप आसानी से समझ लेंगे। ओके, हम पाठ के सारांश को देखते हैं। मैंने बताया कि यह पाठ एक व्यंग लेख है जिसमें सरकारी व्यवस्था पर चोट करते हुए सत्ता से जुड़े हुए लोगों की गुलाम मानसिकता तथा विदेशी आकर्षण पर तीखा प्रहार किया गया है। एक बात और आपको बता दें, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस पाठ में यह बताया गया है कि भारत भौतिक रूप से भले ही आजाद हो गया है, लेकिन हमारे हुक्मरान मानसिक रूप से आज भी विदेशियों के गुलाम हैं। वे उन्हें खुश करने के लिए देश के मान सम्मान को भी दांव पर लगा देते हैं। देश की नाक कटाने में भी उन्हें संकोच नहीं होता है। आगे देखिए, पाठ के सारांश को बताते हैं। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भारत, पाक और नेपाल के दौरे पर आने वाली थी। उनकी खबरों से, उनके आगमन की खबरों से समाचार पत्र भरे थे। उनका सेक्रेटरी, जो जासूस भी था, पहले ही दौरा करने वाला था। नया जमाना था। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। रानी का दर्जी बहुत परेशान था। परेशानी थी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या क्या पहनेंगी। अब उसकी परेशानी क्या स्वाभाविक थी या अकारण थी, इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। या चलिए कर लेते हैं। दर्जी की परेशानी स्वाभाविक थी, क्योंकि रानी सामान्य व्यक्ति नहीं थी, इंग्लैंड की महारानी थी। वह भारत, पाक, नेपाल के दौरे पर आने वाली थी। उनके लिए समय, मौसम और जलवायु के अनुसार कपड़ों का चयन करना दर्जी के लिए बहुत कठिन हो रहा था। यह दर्जी के भी मान सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल था। उसकी भी प्रतिष्ठा की बात थी। दूसरी बात, अब हम यह कह सकते हैं कि उसकी परेशानी अकारण थी, क्योंकि रानी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी। रानी इंग्लैंड की महारानी थी। उनके पास तो हर मौसम, हर जलवायु और हर स्थिति परिस्थिति के अनुसार पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े थे। लेकिन होता क्या है, जब कोई व्यक्ति नई जगह पर जाता है तो नए नए परिधान का चयन करता है। तो रानी के लिए नए परिधान का चयन करना ये भी एक तरह से देखा जाए तो उचित ही था। चलिए खैर, आगे देखते हैं। इंग्लैंड के अखबारों में खपी खबरें अगले दिन हिंदुस्तानी अखबारों में छप जाती थी। पता चला कि रानी ने नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। 400 पाउंड उस पर खर्च आया है। रानी की जन्मपत्री छपती थी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपते थे। उनके नौकरों, खानसामों, अंगरक्षकों की जीवनियां भी साथ साथ छपती थी। यहां तक कि शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छपती थी। चारों तरफ बड़ी धूम मची थी।
राजधानी में तहलका था। स्वाभाविक सी बात है बेटा, कितना सुंदर व्यंग है। जब कोई बड़ा व्यक्ति, राजनेता, नेता कहीं विदेशी दौरे पर जाता है तो इसी तरह उसकी चर्चा हुआ करती है। अखबारों में केवल उसके विदेश गमन की चर्चा, विदेश से जुड़ी हुई चर्चाएं मीडिया में, अखबारों में हर समय सुबह से लेकर शाम तक देखने को मिलती हैं। यही होता है, यही बड़े आदमी की बात है। और सामान्य आदमी कितना महान से महान कार्य कर जाए, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। अब देखिए, रानी एलिजाबेथ भारत आने वाली है, भारत पाक नेपाल के दौरे पर आने वाली है। स्वाभाविक सी बात है, उनके आगमन को लेकर के तैयारियां भी होंगी। दिल्ली की काया पलट होने लगी। देखते ही देखते सड़कें जवान हो गई, सड़कों की धूल साफ हो गई, रंग रोगन का काम हो गया। इमारतों को नाजनीनों की तरह, नाजनीन कहते हैं नई नवेली दुल्हनों को, नाजनीनों की तरह से सजा दिया गया। आपसे और पूछा जा सकता है कि और क्या क्या तैयारियां हो सकती हैं, तो आप बताएंगे भारत इंग्लैंड के ध्वज एक साथ लगा दिए गए होंगे, जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए होंगे, सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया होगा। रानी के लिए सारी तैयारियां हो रही थी। दिल्ली में सब कुछ था, केवल नाक नहीं थी। नाक किसकी? जॉर्ज पंचम की। अब केवल नाक नहीं थी, इसमें भी एक व्यंग है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक हमारे हुक्मरानों के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण थी। हमारे हुक्मरान बदहवास थे, इस बात से परेशान थे कि अगर जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक की जगह जिंदा नाक नहीं लगाई गई तो फिर रानी नाराज हो जाएंगी, उनसे हमारा संबंध खराब हो जाएगा। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। देश में महापुरुषों की लाटें थी, जिन्हें बहुतों को तो अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था। कुछ लाटें शेष रह गई थी जिनकी सुरक्षा का प्रबंध किया गया था, उसमें जॉर्ज पंचम की भी लाट थी। लेकिन सारा इंतजाम होते हुए भी किसी तरह से जैसे भी हो नाक कट गई थी। अब वही कटी हुई नाक हमारे हुक्मरानों की चिंता का सबसे बड़ा कारण थी। क्या किया जाए? हमारे हुक्मरान बदहवास, परेशान। आप जानते हैं कि समस्या उत्पन्न होती है तो इस देश में सबसे पहले कमेटी बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है। एक मूर्तिकार को बुलवाया गया। मूर्तिकार था तो कलाकार, लेकिन पैसे से था लाचार। उसने हमारे हुक्मरानों की चिंता दूर कर दी। उसने कहा, बस मैं यह जानना चाहता हूं कि मूर्ति कब बनी थी, किस पत्थर से बनी थी, कहां बनी थी, इसकी जानकारी आप दे दें, मैं तुरंत मूर्ति बना दूंगा। समिति बनाई गई। एक दूसरे ने एक दूसरे की ओर देखा। यही होता है, कोई यहां जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेना चाहता है। यही सरकारी तंत्र है और यही सरकारी व्यवस्था है। एक क्लर्क को इस बात की पूरी छानबीन करने के लिए कहा गया। पूरा तत्व विभाग की फाइलों को खोला गया, पर कुछ पता नहीं चला। पता चला कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। यह है हमारी सरकारी व्यवस्था। जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए समिति बिठाई जाती है, फाइलें खोली जाती हैं, लेकिन पता चलता है कि फाइलों में कुछ नहीं मिलता है। समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाता है। पता नहीं चल सका कि मूर्ति कब बनी थी, कहां बनी थी और किस पत्थर से बनी थी। फिर बदहवासी शुरू हो गई। मूर्तिकार ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं देश के कोने कोने में सभी पहाड़ों पर जाऊंगा और इस तरह के पत्थर खोज करके लाऊंगा। देश के कोने कोने में वो गया, सभी पहाड़ों पर गया, पत्थर खोजा, लेकिन उस तरह का पत्थर नहीं मिला। लौट करके चला आया, सभापति को बताया। सभापति ने कहा कि अरे यार, एक पत्थर नहीं मिला, विदेशी पत्थर है। बहुत सुंदर व्यंग है कि हमने क्या किया है, विदेश की सारी चीजें अपना ली हैं, विदेश की सारी चीजें अपना ली हैं, तो विदेशी पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन, सब कुछ हमने विदेशों से नकल कर ली हैं, तो फिर विदेशी पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुपचाप खड़ा रहा।
उसकी आंखों में चमक आ गई। कहा कि मेरे पास एक तरीका है, लेकिन अखबार वालों को पता नहीं चलना चाहिए, बात अखबार तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अखबार वाले तो आप जानते हैं, तो अखबार वालों से सब डरते हैं। सभापति की आंखों में चमक आ गई मूर्तिकार की बातों को सुनकर। सारे कमरे दरवाजे बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने कहा कि अपने देश में भी नेताओं की कमी नहीं है, नेताओं की मूर्तियों की कमी नहीं है, उनकी नाक उतार लाते हैं। जो चार्ज पंचम की मूर्ति पर ठीक बैठे उस नाक को उतार लाते हैं। सभापति ने कहा ठीक है, लेकिन यह काम होशियारी से करना। मूर्तिकार देश के दौरे पर निकला, देश के कोने कोने में गया। जितने महापुरुष हैं आप जानते हैं, गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू से लेकर के जितने देश के महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों की नाक की नाप ली, लेकिन वे नाकें बड़ी निकली। अंत में उसने पटना के सेक्रेटेरिएट पर शहीद होने वाले बच्चों की नाप ली, छोटे छोटे बच्चों के नाक की नाप, लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अब क्या हो, सारी तैयारियां हो चुकी थीं, रानी का आगमन होने वाला था। मूर्तिकार निराश होकर लौटा, हुक्मरान बदहवास थे। फिर उसने कहा, क्या कहा कि मेरे पास एक और योजना है। मैंने बताया कि कलाकार था, पैसे से लाचार था, हार नहीं मानने वाला था। उसके दिमाग में विचार आया, उसने अपनी पहली शर्त दोहराई कि अखबार तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। कमरे के दरवाजे फिर बंद किए गए। नई योजना पेश की उसने, नाक लगाना जरूरी है, इसलिए 40 करोड़ में से किसी एक की जिंदा नाक काट कर क्यों न लगा दी जाए। जिंदा नाक लगाने की उसने योजना बनाई। चारों तरफ सन्नाटा। सभापति ने सबकी तरफ देखा, सबको देखकर, परेशान देखकर मूर्तिकार चौंक उठा। धीरे से बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, नाक चुनने का काम मेरा है, मुझे केवल इजाजत दीजिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। क्या हुआ, मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह कटी नाक लगा दी। जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक की जगह जिंदा नाक लगा दी। यह कहानी सच्ची हो या न हो, यह व्यंग है। आप जानते हैं कि व्यंग में बातों को फैला फुला कर प्रस्तुत किया जाता है। बात एक ही है, और वह क्या है कि हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग, हमारे हुक्मरान देश के मान सम्मान की चिंता नहीं करते, विदेशियों को खुश करने के लिए देश के सम्मान को भी दांव पर लगा देते हैं। देश की नाक कटाने में भी उन्हें संकोच नहीं होती है। बात यह है, और इस बात को बढ़ाने के लिए लेखक ने, व्यंग्यकार ने बड़े ही सुंदर व्यंग के जरिए इसको स्पष्ट करना चाहा है। जिंदा नाक लगा दी गई। अब सुनिए क्या हुआ। जिस दिन आ गया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई, सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कहीं से पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबार में गौर करने योग्य एक बात थी। देश में कहीं किसी उद्घाटन का समाचार नहीं छपा था, कोई उद्घाटन का समाचार नहीं था, कहीं फीता नहीं कटने की बात थी, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का स्वागत नहीं हुआ था, किसी को मान पत्र भेंट करने की बात नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब समाचार खाली थे, यानी समाचार चुप थे। क्यों? अखबार वाले स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक की जगह पर जिंदा नाक लगाकर देश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। अखबार वाले उस दिन चुप थे। वे स्वयं को भीतर से आहत महसूस कर रहे थे, आहत हुआ महसूस कर रहे थे, ठगे हुए से महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक की जगह पर जिंदा नाक लगाकर देश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो सर्वथा अनुचित है। तो अखबार वाले उस दिन चुप थे। कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बात बस 2 ही 3 हैं। एक तो सरकारी कार्य प्रणाली पर व्यंग,
आपने देखा, जब जब मूर्तिकार कोई सुझाव प्रस्तुत करता है तो कमेटी के लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। क्यों? यह है सरकारी व्यवस्था, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, कोई अपने कंधों पर दायित्व तो उठाना नहीं चाहता है, दूसरे पर जिम्मेदारी थोप देना, अपने दायित्व का पालन न करना, यह है सरकारी व्यवस्था। एक जगह आया कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। कहने का मतलब, देश में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, किसी आम व्यक्ति से जुड़ी हुई या अन्य सामाजिक समस्या जो भी है, उसका समाधान नहीं निकल पाता है। मीटिंग होती है, फाइलें चलती रहती हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं निकल पाता है। यह है सरकारी तंत्र और सरकारी व्यवस्था। तो एक तो इस सरकारी व्यवस्था पर आपने व्यंग्य देखा। दूसरा, हमारे हुक्मरानों की गुलाम मानसिकता देखी कि किस तरह रानी एलिजाबेथ को खुश करने के लिए वे हर तरह का प्रयास करने, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, बदहवास दिखाई देते हैं और हर उचित अनुचित मूर्तिकार की बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां तक कि आपने देखा, जिंदा नाक लगाने की बात से भी सहमत हो जाते हैं, महापुरुषों की नाक काटने की बात सहमत। अरे, ऐसी मानसिकता तो ठीक नहीं है। देश का मान सम्मान कहीं न कहीं सर्वोपरि है। अब विदेशियों को खुश करने के लिए अपने देश के मान सम्मान को दांव पर लगाते हैं, यह उचित बात नहीं है। इसीलिए लेखक ने इसमें बताया कि भारत भौतिक रूप से भले ही आजाद हो गया है, लेकिन हमारे हुक्मरान आज भी मानसिक रूप से विदेशियों के गुलाम हैं। वे विदेशियों को खुश करने के लिए देश के मान सम्मान को भी दांव पर लगा देते हैं। नाक कटाने, देश की नाक कटाने में उन्हें संकोच नहीं होता है। इसमें नाक से जुड़े हुए बहुत सारे मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं। प्रश्नों को बताते समय सारी चीजें जितनी और बाकी बच जाती हैं स्पष्ट हो जाएंगी। तो 2-3 चीजें आप रखेंगे: सरकारी व्यवस्था पर प्रहार, विदेशी आकर्षण, किसका? हमारे सत्ता से जुड़े हुए लोगों का विदेशी आकर्षण, सरकारी कार्य प्रणाली, हमारे हुक्मरानों की गुलाम मानसिकता, सब इसी के इर्द गिर्द। इसीलिए जॉर्ज पंचम की नाक लेकर के शीर्षक रखा गया है, क्योंकि नाक का संबंध प्रतिष्ठा से जुड़ा है। ओके, अब आगे हम जब प्रश्नोत्तर देखेंगे तो और सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।